थोड़ा सा क्रिटिकल सही, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जब जस्टिस सता बंदयाल साहब का दौर था, उससे पहले जो कि बहुत से कंट्रोवर्शियल इश्यूज के ऊपर बात कर लेते थे, सो मोटो एक्शन हर दूसरे दिन वो ले लेते थे, शो कॉज नोटिस कर देते थे, तौहीन अदालत की अक्सर दरखास्तें जो हैं वो उसके ऊपर एक्शन ले लेते थे। कहने का मकसद ये है कि ये एक अच्छा एफर्ट था जो किया गया, लेकिन फिर इस एफर्ट को करने के बाद ये रियलाइज किया गया कि ये एफर्ट इनके अपने गले पड़ रहा है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा कि जो डिस्टेंस बढ़ा है, और बड़ी हद तक इसके अंदर मुस्लिम लीग नून का जो तर्ज पॉलिटिक्स है वो बड़ा अहमियत रखता है। अगर आप समझें, मुस्लिम लीग नून जब भी कभी इख्तिदार में आई है तो कहीं ना कहीं महाजाराई की कोशिश जरूर की गई है, चाहे कभी इदारों के साथ हो, कभी जुडिशरी के साथ हो, या कभी पॉलिटिकल पार्टीज लंबी की तारीख सूरत है। में हो। ये जो तहरीकें होती हैं, ये जो अपोजिशन की रैलीज होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है। टीएलपी के साथ भी आपने बहुत से मुआहदे किए। मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि कितने मुआहदों के ऊपर अमल दरामद हो गया? ऑब्वियसली जमात इस्लामी ने एक बड़े सक्सेसफुल धरने सिटिंग्स किए यहाँ पर भी, मुख्तलिफ शहरों में भी, लेकिन उनसे भी जो बातचीत की गई, मेरा ख्याल नहीं है कि कोई भी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत भी नहीं, कोई भी हुकूमत 100% उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद कर पाती है। सीनियर तज्जियाकार सना मिर्जा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सना मिर्जा साहिबा, वेलकम आपको। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया कि हम आईनी अदालत बनाकर दिखाएंगे। पहले तो ये बताइएगा उन्हें इतना यकीन किस तरह है कि वो ये काम कर गुजरेंगे, और आईनी अदालत बनाने पर आप क्या समझती हैं, आखिर इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया उज़ैर और नज़ीफ़ आप दोनों का। देखिए, मेरा ख़्याल है कि हमें थोड़ा-सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक विज़न है उसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख़्वाहिश थी, और मेरा ख़्याल है कि अगर हम ये कहें कि कौन-सी सियासी जमात अदालतों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है, तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें सर-ए-फ़हरिस्त है। सियासी मुकदमात में सियासी लीडरान को जो सज़ाएँ होती रहीं, उसको हम कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो सियासी सज़ाएँ थीं, जो कि मुख्तलिफ पैरायों में मुख्तलिफ सियासतदानों को दी गई। तो आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये विजन ज़रूर था, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सके। तकरीबन 2 दिहाइयाँ गुजर चुकी, और वो मिसाक़ जमहूरियत जिसके बारे में बिलावल साहब कह रहे थे, ये दुरुस्त है। इसमें हमारे यहाँ जो तबका है वो 2 अलग-अलग हिस्सों में बँटा हुआ नज़र आता है। कल उन्होंने 1-2 बातें और भी इम्पोर्टेंट उठाई। उन्होंने कहा कि जब ये मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा बना था, उस वक़्त किसी वकला तंजीम की तरफ से, बार कौंसिल की तरफ से, किसी अदलिया की तरफ से ये सवाल नहीं उठाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने की बात मिसाक़ जमहूरियत में आपने क्यों शामिल की है। तो अगर ये 15-20 साल का अरसा गुजरा तो उसमें ये ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब हम इसको अमली तौर पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस वक्त एतराज़ात आ रहे हैं। तो उन्होंने कल की गुफ्तगू में ये बात अफ़हम करने की कोशिश की है कि इन एनी केस हमने इनको हर सूरत में बनाना है, ताकि जो इस किस्म के आईनी मसाइल हैं उसके लिए हम जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उनका टाइम ज़ाया ना करें। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ बिलावल भुट्टो साहब से और बाकी लीडरान से भी, जो मिसाक़ जमहूरियत जिनको याद आई है, उनसे ये बात करना चाहती हूँ कि मिसाक़ जमहूरियत में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो कि लोगों के लिए बेहतरी के लिए थी। उसमें बिल्कुल। बल्दियाती सिस्टम की बात की गई थी, उसमें नैब को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई थी कि एहतसाब कमीशन के नाम के ऊपर, उसमें और भी कुछ दीगर बातें की गई थी। उसमें एक शिक ये भी थी कि जो एजेंसीज हैं, मुल्क की मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके जो पॉलिटिकल विंग्स हैं उनको भी खत्म किया जाएगा। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि उन तमाम चीजों के ऊपर भी अमल दरामद होना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज पर नहीं होना चाहिए। हाँ, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल इस वक्त कोर्ट्स में जा रहे हैं, उनकी उस हिसाब से तशरीह नहीं की जा रही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो कि हुकूमत के फायदे में हो। तो उसके लिए जरूरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कयाम हो। अगर हम इस फिलॉसफी को सही मान लें तो मेरा ख्याल ये कि सियासी जमातों की ये डिमांड दुरुस्त है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि जो तशरीह वो चाहते हैं वो मौजूदा कोर्ट से उनको फराहम नहीं की जा रही है। बिल्कुल सना बिल्कुल मिर्जा ठीक। साहिबा, आपने दुरुस्त फरमाया कि मिसाक़ जमहूरियत एक तो इस मौके पर याद आया, टाइमिंग पर सवालात उठते हैं, और फिर बात यह है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। एक और मामले की बात कर लेते हैं, PNP तरमीमी ऑर्डिनेंस, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस, और जजेस की कमेटी पर तश्कील पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से हम देख रहे हैं कई सवालात उठाए गए हैं, और उन्होंने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्या वजह समझती हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक अच्छा एफर्ट था जब वो साल डेढ़ पहले बनाया गया। उसमें जो तरीका कार था केसेस को सुनने का, सो मोटो एक्शन के हवाले से बेंचेस की तश्कील का, अगर हमें याद हो, थोड़ा सा क्रिटिकल सही, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जब जस्टिस सता बंदयाल साहब का दौर था, उससे पहले
جو دیگر سابقہ چیف جسٹسز رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب سر فہرست ہیں اس میں، جو کہ بہت سے کنٹروورشل ایشوز کے اوپر بات کر لیتے تھے، سو موٹو ایکشن ہر دوسرے دن وہ لے لیتے تھے، شو کاز نوٹس کر دیتے تھے، توہین عدالت کی اکثر درخواستیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن لے لیتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اچھا ایفرٹ تھا جو کیا گیا، لیکن پھر اس ایفرٹ کو کرنے کے بعد یہ ریئلائز کیا گیا کہ یہ ایفرٹ ان کے اپنے گلے پڑ رہا ہے. اس میں جو اب تبدیلی کی گئی ہے وہ سراسر زیادتی ہے. پہلے کرائیٹیریا تھا کہ چیف جسٹس اور ان کے نیچے 2 سینئر ججز بیٹھیں گے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو بظاہر اگر آپ کسی بھی جو ہائی کورٹس یا جو سپریم کورٹ کو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں اگر ان سے بھی جی ڈسکس کریں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اس وقت جو 1:2 کی ریشو بنتی تھی اس میں چیف جسٹس صاحب اقلیت میں چلے گئے تھے. تو میرا خیال یہ کہ یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے یہ صرف فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، کیونکہ آفٹر دا موسٹ سینئر جج جو تیسرا آپشن ہے وہ چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس منیب اختر صاحب کو نکالنے کی وجہ جی سے ہی اس کے اوپر آبجیکٹ کیا ہے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر تیسرا جج سینئر موسٹ نہیں ہوگا، سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر نہیں ہوگا اور چیف جسٹس اپنی مرضی سے چنیں گے تو یہ ریشو ہمیشہ 2:1 رہے گی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اقلیتی فیصلے کریں گے، تو obviously اس چیز کو سٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر ریاکشن دیا اور انہوں نے کہا کہ جو پہلے جو بنایا گیا تھا کوڈ آف کنڈکٹ وہ بہتر تھا، لیکن اب جو بنایا گیا ہے وہ obviously چیف جسٹس کی سپورٹ میں جاتا ہے. تو آئی تھنک ہم خیال ججز کا ایک جو بنچ ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ریزرویشن ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی وہ اپنی جگہ جسٹیفائڈ ہے. بالکل ٹھیک. اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان کلیج بڑھتی جا رہی ہے اور اداروں کے درمیان بڑھتی یہ جنگ شروع ہو گئی ہے. اداروں کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا کہ جو ڈسٹنس بڑھا ہے، اور بڑی حد تک اس کے اندر مسلم لیگ نون کا جو طرز پالیٹکس ہے وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ سمجھیں مسلم لیگ نون جب بھی کبھی اقتدار میں آئی ہے تو کہیں نہ کہیں محاذ آرائی کی کوشش ضرور کی گئی ہے، چاہے کبھی اداروں کے ساتھ ہو، کبھی جوڈیشری کے ساتھ ہو، یا کبھی پولیٹیکل لمبی پارٹیز کی تاریخ ہے. صورت میں ہو. ہاں اس مرتبہ بھی میرا خیال ہے کہ ہم وہی چیز دہرا رہے ہیں. ایک ایسا سسٹم موجود تھا جس میں obviously عدلیہ سپورٹ میں نہیں تھی تو کم از کم ان کے اگینسٹ بھی نہیں تھی، لیکن ادارے ان کے ساتھ کھڑے تھے، جو کہ بہت عرصے کے بعد مسلم لیگ نون کو ایسا ماحول میسر آیا تھا. اور اس میں سب سے بڑی جو جماعت تھی مسلم لیگ نون کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی بادل نہ خواستہ صحیح لیکن ان کی سپورٹ میں ان کے اتحادی کی صورت میں موجود تھی. لیکن جو کچھ اس وقت مسلم لیگ نون کر رہی ہے اس میں ہاف ہارٹیڈلی صحیح پاکستان پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ تو کر رہی ہے، لیکن کسی بھی موقع کے اوپر وہ ان کے ساتھ اپنا ڈسٹنس کریٹ کر سکتی ہے. لیکن اس وقت جو کچھ بھی حکومت کرنے جا رہی ہے، چاہے وہ آئینی پیکج کی صورت میں ہو، چاہے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی صورت میں ہو، یا پھر خاص طور پر مخصوص نشستوں کے ایشو کے اوپر ہو، ہر ایک ایشو کے اوپر یہ وہ پالیسیز اور وہ ڈیسیژنز لے رہے ہیں جس میں محاذ آرائی اور کشیدگی اور رسہ کشی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک طرف آپ اپوزیشن کو بھی سائیڈ لائن کر رہے ہیں، ایک طرف آپ اتحادیوں کو بھی ناراض کریں. اگر آپ بلاول صاحب کی گفتگو سمجھیں، اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی فیلڈ ان کی پلس کو دیکھیں تو وہ بہت سی چیزوں کے اوپر مطمئن نہیں ہے. وہ اگر ایک طرف اتحادی ہونے کی حیثیت سے وفاق میں پارلیمنٹ میں سپورٹ کر رہے ہیں بالکل تو دوسری طرف پنجاب میں ڈائیلاگز کر رہے ہیں کہ ہمیں کتنے اقتدار میں کتنی پاورز ملیں گی، پنجاب میں ہمیں کیا کیا ریسورسز دی جائیں گی، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کو کتنے بجٹس دیے جائیں گے. اگر وہ وہاں پر فلفل نہیں کرتی مسلم لیگ نون تو ایونچولی کیا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں اپنا ہاتھ کھینچ لے گی. تو ہر کوئی گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی کے اوپر اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، لیکن جو طرز سیاست ہے اس وقت مسلم لیگ نون کا، اس سے خود میاں نواز شریف صاحب بھی اس وقت سیٹسفائی نظر نہیں آتے ہیں. بالکل. آپ نے بڑا ایک اہم پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جو آئینی تشریحات بھی ہو رہی ہیں وہ بھی حکومت کے حق میں نہیں ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحران در بحران ہے. تو حکومت اس موجودہ آئینی اور سیاسی بحران سے کیا نکل پائے گی، کیسے نکلے گی؟ کیا حکومت کے پاس آپ کو لگتا ہے کوئی راستہ ہے اس کا؟ دیکھیں اس وقت اسلام آباد میں جو چیزیں زیر گردش ہیں اس سے تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ حکومت اس مسئلے سے باہر نکل سکے گی، کیونکہ حکومت نے ایک بڑی کلیئر پالیسی وضع کر لی ہے اور وہ پالیسی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس اسٹینڈ کے اوپر قائم رہنا ہے اور ہم نے اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا. جو کانسٹیٹیوشنل پیکج یا جو آئینی پیکج یہ لانا چاہتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں اور اس میں موجودہ چیف جسٹس کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرنے کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے. پہلے ان کو کوشش کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں کیا جائے، لیکن اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں موو کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس میں ایک بہتر میڈیٹر یا کشن کا ایلیمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ وہ دونوں طرف دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف حکومت ریجڈ ہے، ایک طرف اپوزیشن کی پارٹیز
डिजिट हैं। इसमें एक बीच का जो रास्ता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाला है कि वो JUIFA और खुद मिलकर एक ऐसे मुसव्वदे के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कंसेंट लिया जाएगा, लेकिन इन एनी केस विद इन अ सर्टेन टाइम ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, ये जो जुडिशियल पैकेज है, ये लाया जाना है। अब इसमें किस हद तक अपोजिशन कन्विंस्ड हो पाती है और हुकूमत भी मान पाती है, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा खुद अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, और ऑब्वियसली इदारों की भी इसमें अपनी एक टेक शामिल है। अगर इस चीज के ऊपर काम कर लिया गया और इस पुलिस सराज से गुजर गई है हुकूमत, तो फिर शायद इसके स्टे करने के और बेहतरी की तरफ जाने के आसार होंगे। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ठीक। इस पर भी ज़रा ब्रीफली हमें बताइएगा, मुआहदे पर अमल ना होने पर जमात इस्लामी ने हक दो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है और 29 सितंबर को मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जाएंगे। जमात इस्लामी मज़ाहमती तहरीक से हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकती है? देखिए, मेरा अपना तो ज़ाती ख़्याल ये है कि ये जो तहरीकें होती हैं, ये जो अपोजिशन की रैलीज़ होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है। TLP के साथ भी आपने बहुत से मुआहदे किए। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि कितने मुआहदों के ऊपर अमल दरामद हो गया? ऑब्वियसली जमात इस्लामी ने एक बड़े सक्सेसफुल धरने सिटिंग्स किए यहाँ पर भी, मुख्तलिफ शहरों में भी, लेकिन उनसे भी जो बातचीत की गई, मेरा ख़्याल नहीं है कि कोई भी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत भी नहीं, कोई भी हुकूमत 100% उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद कर पाती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जमात इस्लामी इसको सक्सेसफुली लेके कैसे चलती है। जमात इस्लामी उन चंद जमातों में से एक है जो जलसे गैदरिंग्स बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली सही मायनों में वो स्टैंड आउट नहीं कर पाती। उनके मुकाबले में अगर मैं अपोजिशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूं तो उनके रैलियां, उनके जलसे बड़े स्कैटर्ड होते हैं इस दौर में। लेकिन अगर आप एज अ रेजिस्टेंस बात करें तो उनकी वो एक इम्पैक्ट अपनी जगह बरकरार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बरकरार है, लेकिन जमात इस्लामी को पॉलिटिकली अपने आप को रिवाइव करने के लिए किसी नए एजेंडा, किसी नए नारे के साथ लोगों को और स्पेशली यूथ को टारगेट करना पड़ेगा। उनका जो वोटर और उनका जो कारकुन है वो वही है जो पुराने वक्त से चला आ रहा है, लेकिन जो नया यंगस्टर है, जो नया यूथ है इस वक्त पाकिस्तान का, वो उनकी तरफ उस तरह अट्रैक्ट नहीं हो रहा। अगर उनको उसको मोबिलाइज करने में कामयाबी हासिल हो गई तो फिर मैं मानूंगी कि उनकी जो कैंपेन्स है, उनकी जो पूरी जो उनकी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है वो रिफ्लेक्ट होकर पार्लियामेंट में भी नजर आएगी। जना साहिबा, जिस तरह से अगर हम पंजाब की बात कर लें स्पेसिफिकली, जमात इस्लामी ने कहा कि उनके साथ वादा खिलाफी की गई है और जो मुतालिबात उन्होंने मनवाए थे उन पर अमल नहीं हुआ, हम सड़कों पर आएंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल ने बहुत से मौक़ों पर इजहार किया। अब गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला के दरमियान भी लड़ाई जो है वो बढ़ चुकी है। गवर्नर पंजाब ने 13 VCs की तकर्री की सिफारिश मुस्तरद की है। जवाबी कार्रवाई में हम ये भी देख रहे हैं कि मरीम नवाज ने पंजाब आप पाक अथॉरिटी को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। तो ये पंजाब हुकूमत की मुख्तलिफ महाजों पर लड़ाई का क्या नतीजा निकल सकता है और आपके पास क्या इतलात हैं अंदर की, क्या वजह है इसकी? अच्छा, देखिए, इसमें उज़ैर 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जो कल की उनकी मीटिंग थी उसमें एक नहीं, उन्होंने बहुत से ऐसे डिसीजंस लिए जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे और वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कई ऐसे इक़दामात करने की कोशिश कर रही हैं जिसमें साल डेढ़ बाद अगर तो हुकूमत बरकरार रहती है, जिसके आसार बहुत कम नज़र आ रहे हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि आप पंजाब हुकूमत के पास क्या इतने फंड्स और इतनी रिसोर्सेज मौजूद हैं? हमें ये मानना पड़ेगा कि बाकी सूबों के मुकाबले में पंजाब को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। बिजली का जो पिछला ड्रामा था वो सबको याद होना चाहिए, किस तरह PSDP के फंड से निकाल के उन्होंने बिजली के रेट कम करके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की और बाद में ये पता चला कि वो 3 फेज और 1 फेज का एक मसला था जो कि खुद वजीर आला साहिबा को शायद उसकी अवेयरनेस मौजूद नहीं थी। अब मैं आती हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब में, बहुत से लोग तो उनका नाम भी नहीं जानते कि आखिर वो हैं कौन, लेकिन आखिर वो इतने वोकल क्यों हैं? इसके लिए समझने की जरूरत यह है कि कम से कम 6 से 7 सिटिंग्स पिछले 1.5 माह के दौरान हुई पीपल्स पार्टी की पंजाब की लीडरशिप और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की, जिसमें यह तय होना था कि जनूबी पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड लोग हैं उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे क्यों नहीं हो रहे, उसके लिए क्या क्या फंड रेजिंग है। उसमें सबसे ज्यादा वोकल गिलानी साहब के दोनों बेटे हैं जो कि इसके लिए स्टैंड आउट कर रहे हैं और दीगर कुछ ऐसे लीडरान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े वोकल हैं, जो ये चाहते हैं कि वो तमाम मराहत उनको दी जाएं जो कि मुस्लिम लीग नून के MNAs और MPAs को उनके हलकों में और सेंट्रल पंजाब में या दीगर अजला में दी जा रही है, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून बड़ी रेजिस्टेंट है। और कई ऐसे मुतालबात कहे जा रहे हैं जो कि खुद मुस्लिम लीग नून की पंजाब की लीडरशिप के अख्तियार में नहीं है और वहां पर एक डेडलॉक पैदा हो गया है। और उस डेडलॉक के बाद खबरें ये हैं कि दोनों लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक सीनियर तरीन लीडरशिप नहीं बैठेगी उस वक्त तक ये डिसाइड नहीं हो सकेगा कि आखिर किसको क्या देना है और किसने क्या देना है। तो आई थिंक इस डेडलॉक की वजह से जो रिएक्शन है वो गवर्नर पंजाब की तरफ से भी आ रहा है कि उन्होंने भी अब वजीर आला साहिबा के काम
रोकने शुरू कर दिए हैं। वो ये अपनी कंसेंट पर नहीं कर रहे हैं, वो ये ऑर्डर्स के ऊपर कर रहे हैं, और ये उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक वो डायलॉग जो कि पंजाब की सतह पर दोनों पार्टीज के बीच में चल रहे हैं सक्सेसफुल नहीं होते। आई थिंक अगर वो रुकावट बिल्कुल, दूर हो जाए तो पीपल्स पार्टी ultimately अपने पंजाब के जो अरकान असेंबली हैं उनकी जानिब से बारहा ये कहा जाता है कि हमसे आप सपोर्ट तो मांग लेते हैं, हम वोट भी करते हैं, लेकिन जहां पर फंड्स देने की बात आती है, हमें मराद देने की बात आती है, तो आप हमें भूल जाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। बहुत शुक्रिया सना मिर्ज़ा साहिबा आपके कीमती वक्त का।